दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और रियल्टी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों से भी रूबरू हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में होता है लगभग 70% जल, 20 से 30% जल, 10 से 20% या 30 से 40% जल। तो आप जान लीजिए मानव शरीर में लगभग 70% भाग जल से बना है और मानव शरीर में दोस्तों जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी 70% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं और वायुमंडल को गर्म करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत हैं। तो आप जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सभी या उपर्युक्त में से एक से अधिक ये ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? जल, जीवाणु, विषाणु या फफूंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषाणु यानी वायरस। दोस्तों एड्स रोग के विषाणु का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये रोग यौन असुरक्षित संबंधों के कारण रक्तदान के संपर्क में आने आदि से फैलता है और इस रोग से ग्रसित रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन नाफ्टा में शामिल नहीं है, आपको बताना है। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर है नाफ्टा में ग्रेट ब्रिटेन शामिल नहीं है। दोस्तों नाफ्टा उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट के सृजन के लिए कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ एक समझौता है जो कि 1 जनवरी 1994 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न भारतीय इतिहास से है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि के प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव का बसाव क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं और नवीनतम स्रोतों के अनुसार दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ये इस जगह का नाम नोट कर लीजिए, लहुरा देव। अब जो नवीन शोध हुए हैं, लहुरा देव से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने और निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस नवीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो अब अगर जो देखा जाए तो भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो मेहरगढ़ को ही कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कब? तो आप जान लीजिए प्रथम बौद्ध संगीत गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह के सप्तपाणी गुफा में हुई थी। देखिए सप्तपाणी गुफा में दोस्तों ये प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था।
अजात शत्रु के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में, द्वितीय संगीत वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीत ये कुंडलवन में हुई थी। और देखिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, पांचवी संगीत 7वीं शताब्दी में कन्नौज में ह्वेनसांग के जो है अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड क्वाइन का प्रचलन करवाया? पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर, विम कडफिसेस या गौतमी पुत्र सातकर्णी? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विम कडफिसेस। दोस्तों कुषाण जो है मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे और कुजुल कडफिसेस ये कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने तांबे के सिक्के चलवाए। कुजुल कडफिसेस की मृत्यु के बाद विम कडफिसेस गद्दी पर बैठा। इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया और ये भारत में कुषाण शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उसने सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि थी। उसने सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल अंकित हैं, जो उसके शैव धर्म में आस्था को दर्शाता है। तो आप जान लीजिए, विम कडफिसेस को सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या की पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। तो आर्यभट्ट महान खगोलविद थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये निश्चय किया या ये तथ्य प्रतिपादित किया कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ऑप्शन देखिए, शमशुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन, सिकंदर या सुल्तान जैनुल आबिदीन? तो सही उत्तर ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन। दोस्तों अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के कई ग्रंथों का अनुवाद कराया और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण में गांधी जी को आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, महजरुल हक या कृष्ण सहाय ने? तो सही उत्तर ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने गांधी जी के साथ 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से प्रस्थान कर 10 अप्रैल को वो पटना पहुंचे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड या पंपाज में? तो सही उत्तर है मध्य चिली, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका और एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पंपाज जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, न कि भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील या जापान? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए दोस्तों विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। दूसरे स्थान पर भारत रेशम के उत्पादन में आता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब या कनाडा? तो सही उत्तर है सऊदी अरब। दोस्तों अगर जो देखा जाए तो वर्तमान में जो कच्चे तेल का उत्पादन है इसमें आपके यूएसए, सऊदी अरब, उसके बाद रसिया और फिर कनाडा और चीन का स्थान आता है। तो इस हिसाब से पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन है? तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जो जिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये है नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह या थिंक टैंक है, इसमें नीति का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर एक नया थिंक टैंक नीति आयोग के नाम से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा यानी बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यानी अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसको भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? देखिए, चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम या लौह अयस्क। तो सही उत्तर ऑप्शन ए चादरी अभ्रक। दोस्तों आप जान लीजिए, अभ्रक खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या भारत के महान्यायवादी को। तो सही उत्तर आप जानते होंगे, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपने पद से राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछड़ी जाति आयोग या जो बैकवर्ड कास्ट कमीशन जो रहा है दोस्तों, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर। तो सही उत्तर काका साहब कालेलकर, ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? आसान सा प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मेक इन इंडिया का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना और लाल फीताशाही को हटाना, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग लागत को कम करना और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए
प्रोत्साहिकी नहीं है, यानी कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया या डिजिटल इंडिया? तो आप जान लीजिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया औद्योगिक विकास का कारण न होकर लोगों को डिजिटल वर्ल्ड के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स है और ये औद्योगिक विकास के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? आपको बताना है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो आप जान लीजिए, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, कृषि में उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उन्नत तकनीकी का प्रयोग, ये सभी शामिल हैं। तो ऊपर जो दिए गए वर्णित सभी जो हैं कारक कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? देखिए, परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन या ग्रामीण आय को बढ़ाना। तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये ग्रामीण आय को बढ़ाना मनरेगा का उद्देश्य है। और आप जान लीजिए, मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण कर उनके आजीविका के संसाधनों और आय में वृद्धि करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ए और डी दोनों सही होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण आय को बढ़ाना और ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति क्षमता की बढ़ोतरी करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? देखिए, पहला है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता। तो सही उत्तर है अधिकारियों की अक्षमता। दोस्तों, अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की विद्रोही बनाने का कारण नहीं था और इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा किया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण, जैसे ईसाई धर्म का फैलाना, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते की रोकथाम, ये विद्रोही बनाने के कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निज़ाम, तमिलनाडु के पोलिगर या त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी? तो सही उत्तर है हैदराबाद का निज़ाम। दोस्तों, हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर सभी यानी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलिगर और त्रावणकोर के दीवान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। तो सही उत्तर हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता और द टाइम्स ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अलावा द हिंदू, बंगाल और द महारत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए, कई संगठनों के नाम दिए गए हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई माजदयासन सभा। इसके लिए सही संयोजन आपको महापुरुषों का क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सही उत्तर प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, यंग इंडिया पत्र मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले रहे और रहनुमाई माजदयासन सभा, तो रहनुमाई माजदयासन सभा ये दादा भाई नौरोजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ इसकी स्थापना की थी, नौरोजी फुरदोन जी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ये पूरे जो संगठन हैं उनका सही सुमेलन ऑप्शन बी से एक क्रम से होता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या फिर उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया?
तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हमने बहुत कठिन प्रश्नों को नहीं बल्कि आसान प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।